हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान की। इसकी बात करेंगे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, जो कि दैनिक जीवन में काम आने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों बातें करेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम सबसे पहले परमाणु एटम पढ़ेंगे। तो देखिए, आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे हम, एसएससी, रेलवे, पटवार, राजस्थान पुलिस, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। आज हम सबसे पहले थोड़ी सी केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें कि रसायन विज्ञान क्या होती है, रसायन विज्ञान में दो चीज़ों का अध्ययन होता है। देखो, एक तो होता है पदार्थ, ठीक है, और एक होता है केमिकल्स यानी रसायन। रसायन विज्ञान में दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं, एक तो पदार्थ और एक केमिकल्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब पदार्थ क्या चीज़ होती है, ये देखिए पदार्थ क्या चीज़ है, क्योंकि इसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। पदार्थ, देखो, नेचर में दो चीज़ होती है, आपको पता है नेचर में दो चीज़ है। एक तो है कौन सी, जिसको हम देख सकते हैं, विजिबल, और दूसरी है जिसको हम नहीं देख सकते हैं, इनविजिबल। कौन सी है? इनविजिबल। नेचर में दो चीज हैं, एक तो आपकी विजिबल है जिसको आप देख सकते हो, और दूसरी है इनविजिबल जिसको आप नहीं देख सकते हो, नहीं देख सकते हो। अब ऐसी क्या चीज हो सकती है, थोड़ा आइडिया लगाइए। देखो, जो हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? पदार्थ, सब्सटेंस जिसको आप बोलते हो आप, पदार्थ को हम देख सकते हैं। ठीक है। और एनर्जी, एनर्जी को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन इस एनर्जी के द्वारा हम पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं। बच्चों, बात समझ आ रही क्या आपको? मजे लेकर पढ़ना आपको, इंटरेस्ट लेकर पढ़ना आपको, मौसम बनाकर पढ़ना आपको। ठीक है। देखिए आप, पदार्थ क्या चीज है कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिसका आयतन हो, जिसका भार हो, जिसमें जड़त्व हो यानी इनर्शिया हो, क्योंकि हर एक वस्तु का गुण होता है जड़त्व, और आपको पता है कि वस्तु एक या अनेक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। सिंपल सी बात है ये। ठीक है। तो पदार्थ का मतलब क्या है कि जिसमें भार हो, आयतन हो, जड़त्व हो, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को आप क्या बोल सकते हैं? द्रव्य भी बोल सकते हो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। बात समझ आ रही है? और रसायन विज्ञान के जो जनक हैं, रसायन विज्ञान का जनक है लेवाशियस। लेवासियस, लेवासियस को मॉडर्न केमिस्ट्री फादर भी मानते हैं। बच्चों, बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। तो रसायन विज्ञान हम बात कर रहे हैं। रसायन विज्ञान के अंदर देखो, हम पदार्थ की बात की थी, इंट्रोडक्शन किया था पदार्थ का कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ मतलब जो उसको बोलते हैं स्थान घेरता है, जिसका भार होता है, जिसका आयतन होता है, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सके, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है। क्योंकि नेचर में दो ही चीज़ हैं, एक तो पदार्थ है और दूसरी कौन सी है? एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है। अब एनर्जी से पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। ये थोड़ी सी मैंने इंट्रोडक्शन की बात बताई है। ठीक है। अब रसायन विज्ञान में हर एग्जाम में महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, हर एग्जाम इसका क्वेश्चन आ जाता है। राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आया था, पटवार के अंदर भी आया था, इसके अलावा जो पीछे डी ग्रुप के एग्जाम हुए थे उसी के अंदर भी क्वेश्चन खूब सारे आए थे, और जबरदस्त टॉपिक है। ठीक है। 20 से 25-30% केमिस्ट्री उस पर आ जाती है, और वो टॉपिक आपका एटम। क्या है? एटम है। आज हम बात करेंगे परमाणु। परमाणु, परमाणु हम बोलते हैं एटम। एटम, परमाणु क्या चीज है? देखो, आपने सुना होगा एक भारत का महान दार्शनिक था महर्षि कणाद। कौन था? महर्षि कणाद था। यानी 800 ईसा पूर्व, 800 ईसा पूर्व
भारत का दार्शनिक महर्षि कणाद। जी हां, कौन था बालकों? महर्षि कणाद था। भारत का एक साधु था। महर्षि कणाद ने 800 ईसा पूर्व परमाणु के बारे में बताया था कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। समझ गई ये? दस सामान्य, इसको हम जैसे अगर हम बात करें कि डोल्टन, आज हम डोल्टन पढ़ते हैं, क्योंकि कणाद को भूल गए हम। देखो, भारतीयों की एक प्रॉब्लम होती है, जो भी चीज बता देते हैं उनका कोई साक्ष्य नहीं देते, प्रमाण नहीं देते, लिखित रूप नहीं देते वो। इस कारण भारत वाले इसको भूल गए, लेकिन जॉन डोल्टन इसका लिखित सबूत दिया, तब बात हो वही चिपका दी सेम की सेम वो, कि पदार्थ की सबसे छोटी कई परमाणु होती है। और आज हम जॉन डोल्टन को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, देखो इन्होंने क्या बताया कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, महर्षि कणाद ने क्या बताया कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई किसको कहा गया है? परमाणु को कहा गया है। समझ गए ये कि भारत का एक महान दार्शनिक था महर्षि कणाद, एक साधु था, 800 ईसा पूर्व पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु के बारे में बता चुके थे। लेकिन अगर हम बात करें जॉन डोल्टन 1808, देखो 1800 लगभग वो हो गए, 800 वो हो गए, लगभग 2600 ईसा पूर्व महर्षि कणाद बता चुके थे परमाणु के बारे में, लेकिन हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। और 808 वाली बात को हम आज भी पढ़ चुके, आगे पढ़ेंगे। इसकी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है, तो जॉन डोल्टन ने परमाणु के बारे में फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी, प्रथम परमाणुवाद दिया था। इनके अनुसार जॉन डोल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु एक अभाज्य कण है। परमाणु क्या है? एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर उन्होंने बात बताई थी, जैसे कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है। देखो, मजा आ रहा नहीं पढ़ने में? इंटरेस्ट आना चाहिए आपको, पूरा मस्त बना के एकदम। देखो, मामला बहुत ही चिल्ड है, ये आग लगाने वाला टॉपिक है ये। ठीक है, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परमाणु है। नंबर 2, डोल्टन जी ने क्या कहा था कि परमाणु एक अभाज्य कण है। परमाणु एक अभाज्य कण है। दो महत्वपूर्ण बात है। और पदार्थ की सबसे छोटी के दार्शनिक महर्षि कणाद ने बताई थी, लेकिन डोल्टन ने वो की वो बात सेम की सेम चिपका दी थी और बोल दिया कि पदार्थ की सबसे छोटी कई परमाणु है। ठीक है, परमाणु एक अभाज्य कण है, इंडिविजुअल पार्टिकल है। परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं तो क्या होता है कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो पदार्थ हमारे मार्केट पदार्थ है, इसको हम तोड़ते जाएं, लास्ट में एक ऐसा सूक्ष्म भाग बच जाए, एक सूक्ष्म कण बच जाए जिसको हम और नहीं तोड़ सकते हैं। इट इज एटम। क्या है? परमाणु है। समझ गई? तो 2 बार डोल्टन की, आगे हम और बात करेंगे। डोल्टन जी की कुछ बातें और हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि जॉन डोल्टन ने क्या बात कही थी कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परमाणु, और परमाणु एक अभाज्य कण है। तीसरी बात, डोल्टन की तीसरी बात क्या थी कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, न कि अणु भाग लेता है। बात समझा रही है आपको? मजे ले रहे हो आप पढ़ने के लिए? ठीक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु भाग लेता है, न कि अणु भाग लेता है। समझ गए ये कि जो केमिकल रिएक्शन में जो कौन सा पार्टिकल है जो पार्टिसिपेट करता है वो है एटम, न कि मॉलिक्यूल करता है। देखो, लगता जरूर है रिएक्शन के अंदर कि अणु भाग ले रहा है, लेकिन ये गलत फहमी है। कई से विद्यार्थियों ने ये बहुत सारी
गलत फहमी क्वेश्चन भी आ जाता है कि निम्न में से रासायनिक विक्रियम भाग कौन लेता है, अणु, परमाणु, तत्व, यौगिक, जो भी पॉइंट डालता है वो। तो बहुत सारे स्टूडेंट अणु कर देते हैं, कुछ परमाणु, कुछ और भी कर देते हैं, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना है बाल को। गर्मी बहुत पड़ रही है, फिर भी आपके लिए मैं डालने के लिए आया हूं, ठीक है। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता नहीं क्यों। जैसे अगर हम बात करें H2+Cl2 से क्या बनता है, 2HCl बनता है नहीं, H2+Cl2 से क्या बनता है, 2HCl बनता है। अब इस लुक में देखें तो अणु भाग ले रहा है, क्यों, क्योंकि आप पता है हाइड्रोजन अणु है, 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है, ठीक है। क्लोरीन 2 क्लोरीन से मिलकर बना है, लगता है सरल में अणु भाग ले रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखिए आप भी, हाइड्रोजन टूटेगा HH, क्लोरीन टूटेगा Cl, ये क्लोरीन इससे तो क्या बन जाएगा, 2HCl बन जाएगा नहीं भी, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन लेता है बाल को, परमाणु भाग लेता है, न कि अणु भाग लेता है, ठीक है। मामला बहुत चिल्ड केमिस्ट्री का। नंबर 4, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु संरक्षित रहता है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संरक्षित रहता है। मतलब क्या हुआ कि परमाणु को हम ने तो उत्पन्न कर सकते हैं और ने ही हम नष्ट कर सकते हैं। समझ बात, कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में संरक्षित रहता है, इसको ने तो उत्पन्न कर सकते हैं और नहीं नष्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि 3H2+N2 क्या बनेगा, इसका 2NH3 अमोनिया बनेगा, अमोनिया बन रहा है, क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। लेकिन यहां से देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 दूनी कितने, 3 हाइड्रोजन कितने, 6, 3 दूनी कितने हो गए 6, नाइट्रोजन कितने 2 है यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है, इससे गुणा तो होगा नहीं कि 3 हाइड्रोजन के पैर में 2 आगे लगा हुआ है, तो 3 दूनी कितने हो गए 6। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना था 6, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 6, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 2। जितने अभिकारक में थे परमाणु उतने ही किस में है, प्रोडक्ट में है। बात समझा रही है आपको, जितने परमाणु अभिकारक या क्रियाकारक में थे उतने ही उत्पाद या प्रोडक्ट में। तो मतलब क्या हुआ कि ने तो परमाणु नष्ट होता है और ने ही उत्पन्न होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। समझा रही बात, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था डाल्टन जी का, कि परमाणु एक अभाज्य कण है, इसको और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में सुरक्षित रहता है, ठीक है। इसके अलावा परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। इसके अलावा 5वां पॉइंट, इसका 5वां पॉइंट क्या है कि पदार्थ की नई इकाई, पदार्थ की नई इकाई अणु है, या उसको हम बड़ी इकाई बोल सकते हैं। पदार्थ की नई इकाई क्या है, अणु है, क्योंकि आप पता है कि परमाणु से अणु बनता है। परमाणु से क्या बनता है, यहां पर लिख रहा हूं मैं कि परमाणु प्लस परमाणु से अणु यानी मॉलिक्यूल बनेगा। परमाणु से अणु बनेगा, कई अणु अपना ग्रुप बनाएगा, कई अणु अधिक संख्या में इकट्ठे होकर एक द्रव्य मैटर पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वो पदार्थ कहलाता है। कहेंगे कि डाल्टन ने अणु को क्या कहा था, डाल्टन ने अणु को यौगिक परमाणु कहा था, कंपाउंड एटम कहा था। डाल्टन ने अणु को क्या कहा था, इसको कहा गया था यौगिक परमाणु। क्या कहा गया था, यौगिक परमाणु कहा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एसएससी रेलवे में क्वेश्चन धूम मचा चुका है, ठीक है। मतलब डाल्टन जी ने मॉलिक्यूल को क्या कहा था, इसको कहा था कंपाउंड एटम, यौगिक परमाणु कहा था। समझिए,
तो ये थी डाल्टन जी कुछ बातें। नंबर 1 बात थी परमाणु सबसे छोटा कण है पदार्थ का, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, परमाणु से अणु बनता है, अणु पदार्थ की नई या बड़ी इकाई है। देखो बात एक महत्वपूर्ण है अणु के बारे में। आपको पता है कि परमाणु एक इंडिविजुअल पार्टिकल है, परमाणु एक अभाज्य कण है, लेकिन अणु है नहीं, ये भाज्य कण है, डिविजल, जिसको आप डिवाइड कर सकते हो। आप अणु को आप विभाजित कर सकते हो, परमाणु में तोड़ सकते हो। यानी अणु एक अभाज्य कण नहीं है, ये भाज्य कण है। लेकिन परमाणु क्या है? अभाज्य कण है। परमाणु क्या है? अभाज्य कण है। ठीक है, अब आपको पता है कि सम द्विपरमाणुविक और एक विषम द्विपरमाणुविक अणु होते हैं। अणु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोडायटोमिक और एक बोलते हैं हेटेरोडायटोमिक, मतलब मॉलिक्यूलर होते हैं जो, यानी सम द्विपरमाणु और विषम द्विपरमाणु। जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? सम द्विपरमाणु क्या समआण्विक बोलते हैं। और विषम में क्या होता है? जैसे HCl, HF। ठीक है, अब जैसे इसको भी हम तोड़ सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसको तोड़ सकते हैं, किसमें? क्लोरीन क्लोरीन इसको हाइड्रोजन क्लोरीन में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अणु डिवाइड हो रहा है नहीं परमाणु के अंदर, लेकिन परमाणु को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बोलो बात समझाई क्या? बोलो मामला चिल्ड है क्या? कंटेंट बहुत जबरदस्त है, मजा आ रहा है पढ़ने में आपको, मौसम मिल रहा है आपका। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे, ये तो होगी डाल्टन जी कुछ बातें है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु के मूलभूत कण देखो, हालांकि परमाणु की हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, सारा कुछ पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, परमाणु के फंडामेंटल जो इसके पार्टिकल हैं, परमाणु के मूलभूत कण, परमाणु के मूलभूत कण, परमाणु के मूलभूत कण की बात करेंगे हम। वैसे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, पता है आप सभी को। ठीक है, देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के 3 मूलभूत कण हैं। ठीक है, वैसे बताया तो आपको, जैसे मान लो कि ये परमाणु है, परमाणु का अति सूक्ष्म भाग में नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसकी बात हम बाद में डिटेल से करेंगे हम। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं हम, प्रतीक इसका, इससे प्रदर्शित करते हैं प्रोटॉन को, क्योंकि प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव ऋणावेश। और न्यूट्रॉन न्यूट्रिकल पार्टिकल है, इसका न्यूट्रल है ये, इसमें कोई आवेश नहीं होता, आवेश रहित उदासीन है ये। ठीक है, इसके बाद इकाई आवेश, अगर हम इसकी इकाई आवेश की बात करते हैं तो -1 प्रोटॉन पर +1, और इस पर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं आवेश की, आवेश के मान की। आवेश का मान होता है जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जो आवेश का मान क्या है? आवेश का मान की हम बात करें किस पर? इलेक्ट्रॉन की, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। सेम का सेम न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, इतना ही फर्क है, और प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद इस पर आवेश होता ही नहीं है, आवेश रहित है ये, आवेश रहित है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता ही नहीं है। ठीक है, गर्मी बहुत पड़ रही है आज। इसके अलावा हम बात करेंगे मास की। इलेक्ट्रॉन पर मास कितना होता है? बहुत ही कम होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। कई बार वो ग्राम किलोग्राम उलझा देगा आपको।
अगर हम बात करेंगे 9.1 इंटू 10⁻31, देखो ग्राम में करेंगे तो -28 हो जाएगा, -28 ग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। और प्रोटॉन पर, इस पर मास होता है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और न्यूट्रॉन पर 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर मास लगभग सेम है, थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ पर 672 है और यहाँ पर 674 है, यानी 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और यह है 1.674 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और कई बार इसका पूछ लेता है इलेक्ट्रॉन का, इसका जो ESU आवेश, अगर हम बात करेंगे आवेश की बात करें ESU में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई जिसको बोलते हैं, ये होता है -4.8 इंटू 10 की पावर कितना होगा, -10 किलोग्राम होता है, ठीक है, तो समझ गए। और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे जे थॉमसन है। इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन है। छोटे छोटे क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं आपसे, ये आपका बेस होना चाहिए परमाणु के अंदर अगर हम पढ़ते हैं तो। जे थॉमसन वही बंदा है जिन्होंने, जे थॉमसन वही बंदा है जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल, जो कि ये बताकर कहा था कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, अर्थात परमाणु में पहली बार आवेश के वितरण की बात किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप बोलते हो आप, यानी इन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल, और भारतीय के अनुसार इसको तरबूज मॉडल भी बोलते हैं, कि जो बीज पाए जाते हैं काले काले वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और जो ज्यादा भाग होता है लाल उसको बोलते हैं हम धनावेश भाग बोलते हैं, यानी प्रोटॉन वाला भाग भी बोल सकते हैं उसको। वैसे धनावेश बोल सकते, प्रोटॉन धनावेश बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो समझ गए ये इलेक्ट्रॉन ई से -p+ और n0 से। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और नाम दिया था रदरफोर्ड ने। इसने दिया था रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1919, गोल्डस्टीन ने जो प्रोटॉन की खोज की थी 1919 में, और चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी, और इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने 1897 में की थी। बोलो यहाँ तक समझ आ रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या, यहाँ तक मामला बिल्कुल चिल्ड है, आग लगाने वाला है केमिस्ट्री का ये, ठीक है। तो यहां तक मिटा दूं मैं। आगे हम बात करेंगे कुछ और पार्टिकल है परमाणु के, अन्य जो नाभिकीय अभिक्रियाओं के दौरान बन जाते हैं, जैसे मेसोन की खोज की थी युकावा ने। किसने की थी, युकावा ने। इसके अलावा मेसोन के अलावा जैसे पॉजिट्रॉन की खोज की थी सी.डी. एंडरसन ने की थी। इसके अलावा न्यूट्रिनो की खोज, इसकी खोज की थी पाउली ने। यह परमाणु के अन्य कण हैं, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज सी.डी. एंडरसन ने की थी, मेसोन की खोज युकावा ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज पाउली ने की थी, ठीक है। और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बता चुका हूं आपको मैं। आगे हम बात करेंगे, आपने सुना होगा एक चीज आती है जैसे नाभिक के बारे में सुना होगा आप, नाभिक न्यूक्लियस जिसको आप बोलते हो नाभिक। जैसे मान लो ये परमाणु है, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जो कि धनावेशित भाग है परमाणु का, ठीक है।
और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब नाभिक की खोज किसने की थी आपको पता है? नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। आपको पता है कि 1911 में 1911 में इन्होंने एक प्रयोग किया था सोने की पतली झिल्ली पर, जिसको बोलते हैं स्वर्णपत्री प्रयोग, जिसको बोलते हैं स्वर्णपत्री प्रयोग, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जिसको आप बोलते हो। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या इसके एक और नाम भी है, ठीक है, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण यानी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है। मतलब सोने की पतली झिल्ली पर बहुत सारे अल्फा कणों की बौछार की। देखो अगर हम बात करते हैं अल्फा कण क्या चीज है, अल्फा कण इसे दर्शाते हैं। ये अल्फा कण जो हैं इसको हम लिखते हैं +2, मतलब हीलियम परमाणु पर 2 पॉजिटिव चार्ज, इसको बोलते हैं द्विधन आवेशित हीलियम परमाणु। द्विधन आवेशित हीलियम परमाणु को ही हम अल्फा कण बोलते हैं। भी हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पता आपको, ठीक है। क्यों? एक तो क्या होता है कि ये जो अल्फा कण होता है इसकी स्पीड बहुत कम होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, इस कारण इसने इसका यूज किया था, ठीक है। तो दो जो बातें हैं कि नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने, और उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बौछार की थी। अल्फा कणों की बौछार, अल्फा कणों की क्या की थी? बौछार की थी, या उसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। और अल्फा कण होते हैं द्विधन आवेशित हीलियम परमाणु होते हैं, ठीक है। और सोने की पतली झिल्ली जो उन्होंने ली थी वो थी लगभग 0.004 mm की फॉइल थी। जो गोल्ड फॉइल थी वो कितनी थी? 0.04 mm की फॉइल थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो रदरफोर्ड था उन्होंने नाभिक की खोज की थी इस प्रयोग में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि परमाणु की त्रिज्या रेडियस ऑफ एटम, परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में होती है, और 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या किसमें होती है? एंगस्ट्रॉम में होती है, और एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर परमाणु की त्रिज्या एटम रेडियस होती है। और नाभिक की त्रिज्या होती है फर्मी मीटर में होती हैं, और 1 FM बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो आपसे पूछते नाभिक की त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर, और परमाणु की त्रिज्या है 10⁻⁻10 मीटर होती है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि परमाणु नाभिक से कितना गुना बड़ा है? परमाणु नाभिक से कितना गुना बड़ा है? तो देखिए यहां पर लिख देता हूं मैं कि परमाणु नाभिक से कितना गुना बड़ा है। बात समझ आ रही है आपको? आपको पता है
कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है और नाभिक या न्यूक्लियस रेडियस जो नाभिक की त्रिज्या है वो कितनी होती है? 10⁻15 मीटर होती है। अब आपको पता है कि -10 अब ऊपर जाएगी तो प्लस का हो जाएगा ये। जैसे मान लो 10 - 10 इंटू 10 की पावर माइनस तो ऊपर जाएगा तो ये चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 10 और प्लस का 15 क्या बचेगा? 10 की पावर 5 बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु नाभिक से 10 की पावर 5 गुना बड़ा है। या हम उसको ये भी बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, यानी परमाणु नाभिक से 1 लाख गुना बड़ा है। परमाणु नाभिक से 1 लाख गुना बड़ा है। परमाणु नाभिक से 1 लाख गुना बड़ा है। समझ गए? ये दोबारा हम बात करेंगे। नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। अपना प्रयोग किया था सोने की पतली झिल्ली पर। कौन सा? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। और जो सोने की झिल्ली पतली थी उसकी मोटाई थी 0.004 mm की थी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे कि नाभिक की त्रिज्या होती है 10 की पावर -15 मीटर, जो कि फर्मी मीटर में होती है। और परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -15 मीटर होती है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि परमाणु नाभिक से कितना गुना बड़ा है, तो इतना गुना बड़ा है, 1 लाख गुना बड़ा है, या 10 की पावर 5 गुना बड़ा होता है। समझ गए? ये यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आ रहा है मजा? ठीक है, आगे हम बात करेंगे केमिस्ट्री में। आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल तीतरी हो जाए केमिस्ट्री की, देखना। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। देखो, एक होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। और दूसरा होता है एटॉमिक मास, परमाणु भार। दो चीज है, एक होता है एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और दूसरा होता है एटॉमिक मास, यानी परमाणु भार होता है। और ये लिखते हैं, नए रूल के अनुसार ऐसा लिखते हैं, पुराने रूल के अनुसार ऐसा लिखते थे। हालांकि दोनों से कोई दिक्कत नहीं। देखो, इस x का मतलब क्या है? जैसे मान लो हम लिखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का भार होता है कितना? एटॉमिक मास 16। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है या प्रोटॉन नंबर होता है वो कितना होता है? 8 होता है। इसका मतलब ये Z तो आपका 8 हो गया, जिसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और ये 16 हो गया आपका परमाणु भार, जिसको आप A बोलते हो, एटॉमिक मास बोलते हो। समझ गए? ये इसको बोलते हैं हम, यानी परमाणु भार, और इसको बोलते हैं हम प्रोटॉन नंबर। तो देखिए आप, प्रोटॉन नंबर होता है क्या है? यानी प्रोटॉन नंबर की बात करते हैं, या उसको हम परमाणु क्रमांक बोलते हैं। कि परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका प्रोटॉन नंबर होता है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर होती है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है। और परमाणु क्रमांक में जो प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जितने परमाणु में प्रोटॉन उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि
परमाणु क्रमांक प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। बात समझ गए? ठीक है, अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक मास की बात करेंगे। देखिए, परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो योग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? परमाणु भार बोलते हैं। जैसे हमने अभी लिखा नहीं कि ऑक्सीजन 8 परमाणु क्रमांक, भार इसका होता है कितना? 16। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है, भार कितना है? 16 है इसका। तो 8 तो इसका ये प्रोटॉन और इसको हम जेड से दर्शा रहे थे, और 16 क्या इसका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग हो गया जिसको हम ए से दर्शा रहे थे। बात समझ गई है? यानी 16 क्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है, तो आप क्या करोगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन निकाल दो, क्या बचेगा? न्यूट्रॉन तो बचेगा। जैसे मान लो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करोगे आप? ए यहाँ पर क्या एटॉमिक मास है, जेड क्या परमाणु क्रमांक है, ए माइनस जेड, या न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा? इन दोनों में से हम क्या प्रोटॉन हटा देंगे, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन में से माइनस प्रोटॉन कर देंगे, क्या बचेगा? न्यूट्रॉन बचेगा। क्या बचेगा? न्यूट्रॉन बचेगा। समझ गई है? तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। एक जैसे मान लो यहाँ पर ऑक्सीजन जो हमने लिया था 8 16, प्रोटॉन इसमें 8 हैं, तो फिर इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8 ही होंगे। हाँ, आगे हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन से चेंज हो सकती है, प्रोटॉन चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे परमाणु जो बाहर होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, इसको हम परमाणु भार या न्यूक्लियस नंबर, द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं। फिर न्यूट्रॉन क्या होता है? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दो, क्या बचेगा? न्यूट्रॉन बचेगा। क्या बचेगा? न्यूट्रॉन बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत है? चले आगे। ठीक है, इस पर मैं एक क्वेश्चन कह देता हूं आज। जैसे मान लो ये पूछता आपसे कि जैसे एक तत्व लेते हैं हम सल्फर, क्वेश्चन है सल्फर, परमाणु क्रमांक 16 और भार 32 -2 चार्जेस पर। आपसे पूछेगा इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, कि इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बताओ, तो क्या बताओगे आप? पहली बात है कि जो प्रोटॉन मतलब जो परमाणु क्रमांक है नहीं, जो पैर में मैंने बताया था, जो ये जेड बताया था मैंने, ये जेड होता है नहीं, जो पैर में लगा होता है, ये उसका प्रोटॉन नंबर होता है। इसका मतलब इस सल्फर में प्रोटॉन कितने होंगे? 16 होंगे। अब मैंने बोला कि जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 16 इलेक्ट्रॉन होंगे। और न्यूट्रॉन मैंने बोला कि जो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग है उसमें से आप क्या घटा दो? प्रोटॉन घटा दो, क्या बच जाएगा? न्यूट्रॉन बच जाएगा। अब यहां पर बताइए आप, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग कितना? 32 है। ठीक है, और इसमें प्रोटॉन कितना है? 16 है। तो 32 में 16 घटाएं, कितना बचेगा? 16 ही बचेगा नहीं। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यहाँ पर 16 है, न्यूट्रॉन यहाँ पर 16 है, टोटल कितने हो गए? 32। और जो योग हो गया 16 16 32, वो क्या हो गया? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का योग, यानी परमाणु भार हो गया। लेकिन ये क्या सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? -2, नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ये माइनस चार्ज होता है नहीं,
इसका मतलब 16 और 2 18। अब इस सल्फर में 16 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन और क्या है, 16 न्यूट्रॉन है। मतलब प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो सकती है। तो यहां तक समझाया क्या आपको, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैं एक और बोलता हूं यहां पर कि आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है, तो Fe2+ अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। आयरन के न्यूक्लियस या आयरन के नाभिक के अंदर 26 प्रोटॉन है, तो Fe+2 अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहली बात है आयरन का परमाणु क्रमांक 26 प्रोटॉन, तो उसका प्रोटॉन नंबर 26 है, तो परमाणु क्रमांक भी 26 होगा। इसका मतलब प्रोटॉन कितना हो गया, 26 हो गया। प्रोटॉन 26 है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन भी 26 होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी 26 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चार्ज कौन सा है, 2+ आवेश। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम है, क्योंकि जैसे प्लस आवेश आ गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब प्रोटॉन नंबर ज्यादा हो गया उस इलेक्ट्रॉन से। लेकिन जैसे माइनस आ गया इसका मतलब